गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आन जेनिफर स्टाइगर्स पोएम जो कि एड्रियाना रिच ने लिखी है। और इस पोएम को में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोएट क्या कह रहा है। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पोएम की थीम क्या है। लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, क्योंकि पोएटिक डिवाइस पे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। 1929 में एड्रियाना रिच पैदा हुई थी, बट जब ये बुक बनी तब तो उनकी डेथ नहीं हुई थी। अभी क्या स्टेटस है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो एड्रियाना रिच 2012 में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, बुक जो है 2012 की पहले की है, अपडेटेड नहीं है, इसलिए उसमें नहीं दिखाया गया है। ये हैं पोएट और इनको आप देख लीजिए। इनका विकीपीडिया पेज है, अगर जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हों, जो लिटरेचर में करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं। ये एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, पोएट हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये है इनके बारे में और आप पढ़ लीजिएगा। अमेरिकन है ये, और अगर आप इनके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो ये पेज पढ़ सकते हैं। अब हम लौट के आते हैं पोएट पर, पोएम पर। और जो पोएम है वो एक्चुअली वुमेन एक्सपीरियंस, जो वुमेन का एक्सपीरियंस होता है सोसाइटी में, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उस पर लिखी गई कविता है। और उन्हीं बातों को इन्होंने अपनी पोएम में दिखाने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं कि पोएट ने क्या कहा है इस पोएम में। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। पहले पूछा गया है कि आप बताइए कि इस पोएम के टाइटल से आप क्या समझते हैं। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। क्या आपको टाइगर पर लिखी गई और कोई पोएम याद आती है। तो अगर आप लोगों ने किसी और क्लास में कोई पोएम पढ़ी हो टाइगर पर लिखी हुई, तो आप उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो टाइगर्स हैं, ये टाइटल की बात क्योंकि उन्होंने की है, तो हम एक बार आपसे बात कर लेते हैं कि टाइटल को कैसे समझें। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आंट जेनिफर हैं, ठीक है, आंट जेनिफर हैं, और दूसरा जो है वो टाइगर्स हैं। दो चीज़ें हैं, आंट जेनिफर और टाइगर्स। दोनों जो है कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट कैसे है? देखिए, आंट जेनिफर जो है वो प्रेजेंट करती हैं महिलाओं के वर्ल्ड को, वीमेन को, ठीक है, और वीमेन के वर्ल्ड को प्रेजेंट करती हैं। और आंट जेनिफर और जो आपके टाइगर्स हैं वो नेचुरल वर्ल्ड को प्रेजेंट करते हैं। तो जो वीमेन का वर्ल्ड है वो एक ऐसा वर्ल्ड है जो गुलाम वर्ल्ड है, जो कि आप कह लीजिए जो जैसा, मतलब एड्रियाना रिच ने जैसा दिखाने की कोशिश की है कि जो वीमेन हैं उनका जो वर्ल्ड है उसमें वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है। वो जो चाहे वो नहीं कर सकती हैं। वो एक्चुअली जो मेन हैं उनकी फैमिली में, पर्टिकुलरली जो उनके हस्बैंड्स होते हैं या इन लॉज होते हैं या शादी के पहले फादर होते हैं, ब्रदर हो गए, उनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे काम करती हैं। बट टाइगर्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो टाइगर्स हैं उनको क्रिएट करने की पावर आंट जेनिफर में है, क्योंकि इस पोएम में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि आंट जेनिफर एक स्वेटर बना रही हैं और स्वेटर पे उन्होंने टाइगर्स को बनाया हुआ है। आंट जेनिफर को बढ़िया स्वेटर बनाना आता है और उन्होंने उस पर टाइगर्स बनाए हुए हैं। मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि जो वीमेन है, जो कि मदर ऑफ ऑल पावर है, दुनिया में जितनी भी शक्ति है, जो पावर है, उसकी मदर जो है वो वीमेन है, लेकिन वो अपने आप में पावरलेस है। ये दिखाने की कोशिश है।
So the title of the poem suggests that a woman is very powerful as far as producing powerful people is concerned, but as far as controlling her own life is concerned, she is powerless. तो ये इसका टाइटल है. समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यस सर. गुड सर. तो अब हम बात करते हैं इसके टेक्स्ट के बारे में कि इसमें उन्होंने क्या क्या टेक्स्ट में बोला है. सबसे पहले, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन. तो प्रैंस का मतलब होता है जंप करना, ठीक है. और स्क्रीन यहाँ पे जो है वो आपका जो वो स्वेटर बना रही हैं उस स्वेटर का एक साइड है जिस पे उन्होंने कलाकारी की हुई है, टाइगर्स बनाए हुए हैं. तो उस स्क्रीन पर जो स्क्रीन ऑन जेनिफर बना रही हैं उस स्क्रीन पर टाइगर्स जो है वो उछलते हुए कूदते हुए दिखाए गए हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजेंस. डेनिजेंस मतलब निवासी. ये जो टाइगर्स हैं ये निवासी हैं. कहाँ के निवासी हैं? ये टाइगर्स निवासी हैं. कहाँ के निवासी हैं? डेनिजेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के निवासी हैं. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किस वर्ल्ड को रिफ़र करता है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन रिफ़र करता है एक ऐसे वर्ल्ड को जहाँ पे आप बहुत पावरफुल फील करें, जहाँ पे एक नेचुरल वर्ल्ड जहाँ पे कोई किसी तरीके का कंट्रोल ना हो. तो आप देखो टाइगर्स कहाँ होते हैं? टाइगर्स तो एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है ना. टाइगर्स के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसलिए टाइगर्स जो है वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में होते हैं. लेकिन इसी के अपोजिट अगर आप देखेंगे तो जो ऑन जेनिफर हैं वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में नहीं है. वो कौन से वर्ल्ड में है? वो एक नेचुरल वर्ल्ड में नहीं, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में है. आर्टिफिशियल वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे फ्रीडम नहीं है, जहाँ पे नेचुरल फ्रीडम नहीं, जहाँ पे उनको कंट्रोल किया जाता है. ठीक है. ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. तो ये जो है ब्राइट टोपाज क्यों कहा गया है? इनकी जो आँखें हैं वो टोपाज की तरह. एक टोपाज एक चमकदार पत्थर होता है, ठीक है, जिसको लोग उंगलियों में अंगूठी में डालकर पहनते भी हैं. तो टोपाज को ये लोग पहनते हैं. जो टोपाज होता है वो चमकदार होता है. तो इन टाइगर्स की जो आँखें हैं वो एकदम ब्राइट हैं, वो चमक रही हैं टोपाज की तरह. और ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और ये एक नेचुरल दुनिया में रहने वाले टाइगर्स हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. इनके पास फ्रीडम है जो ऑन जेनिफर के पास नहीं है. ये अलग बात है कि इनको ऑन जेनिफर ने ही बनाया है. तो ये हो गई फर्स्ट टू लाइन. फर्स्ट टू लाइन समझ में आई? यस सर. ओके. अब अगली दो लाइन देखते हैं. दे डू नॉट फियर. ये टाइगर्स जो है डरते नहीं हैं. देखो इसमें समझना कि जब भी एक बात कही जा रही है उसकी अपोजिट बात को हिंट करके समझाया जा रहा है. यानी जब पोएट कहती हैं कि दे डू नॉट फियर, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑन जेनिफर हैं वो डरती हैं. दो चीज़ों में कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है एक्चुअली. ऑन जेनिफर का वर्ल्ड और टाइगर्स का वर्ल्ड. जो टाइगर्स हैं ये डरते नहीं हैं. द मैन बीनीथ द ट्री. तो उसी स्क्रीन पर बना हुआ एक आदमी है जिसको ऑन जेनिफर ने बनाया है. एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे वो आदमी खड़ा है. और ये टाइगर्स जिनको ऑन जेनिफर ने बनाया है ये उनसे बिल्कुल डरते नहीं हैं. लेकिन ऑन जेनिफर जो हैं वो मैन बीनीथ द ट्री से डरती हैं. यहाँ मैन बीनीथ द ट्री रिफर कर रहा है द वर्ल्ड ऑफ द मेल्स, पुरुषों का संसार. तो क्या हो रहा है कि पुरुषों के संसार से ऑन जेनिफर को डर लग रहा है, पुरुषों से ऑन जेनिफर को डर लगता है. यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ऑन जेनिफर अकेली नहीं है, वो पूरी वीमेन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना. और मेन जो है वो मेन इकलौता एक आदमी नहीं है, वो पूरे पुरुष समाज को रिप्रेजेंट करता है. तो मीनिंग ये हुई कि ऑन जेनिफर का जो वर्ल्ड है उसको, यानी महिलाओं को पुरुषों से तो डर लगता है मैरिज में, लेकिन ये शेर जो हैं ये फ्री हैं, ये मैन बीनीथ द ट्री से डरते नहीं हैं. ठीक है. दे पेस का मतलब शान से चलना. ठीक है. दे पेस इन अ स्लीक मतलब बहुत आराम से, कंफर्टेबली. शिवलरिक का मतलब होता है टू शो गुड बिहेवियर विद वीमेन.
टू शो गुड बिहेवियर विद वीमेन। सर्टेनिटी का मतलब कॉन्फिडेंस के साथ चलना। तो ये जो टाइगर्स हैं बहुत स्लीक और शिवलरिक तरीके से, बहुत सर्टेनिटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, शान से चलते हैं। और इनके अपोजिशन में अगर आप आंट जेनिफर को देखेंगे तो आंट जेनिफर उतना कॉन्फिडेंस में, उतना शान से नहीं चल पाती हैं, क्योंकि वो फ्री नहीं है। वो उनका जो वर्ल्ड है वो किसी और के वर्ल्ड का गुलाम है, वो पुरुषों के वर्ल्ड की गुलाम है। ठीक है, ओके। नंबर स्टैंजा 1 हो गया, समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, अब आते हैं स्टैंजा 2 पे। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool। अब देखो, फिंगर्स फ्लटरिंग में एक फिगर ऑफ स्पीच है। इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है, दो वर्ड होते हैं जो एक साथ आते हैं, अगल बगल आते हैं और एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। तो फिंगर्स फ्लटरिंग है, एफ और एफ 2 बार आया है, इसलिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन। अब आंट जेनिफर की फिंगर्स, जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वो काफ़ी बुढ़ी हो गई हैं। आंट जेनिफर बुढ़ी हैं, उनकी उंगलियां भी बुढ़ी हैं। तो जब वो ऊन से स्वेटर बना रही हैं तो उस ऊन में उनकी उंगलियां फ्लटर कर रही हैं। दैट इज़ बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत पॉजिटिवली उनकी उंगलियां नहीं चल रही हैं, फिजिकली बहुत वीक हैं और बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है उनके अंदर। ये दिखाता है कैसे जो मैरिज में जो वीमेन होती हैं, बहुत सालों तक जब वो रहती हैं तो पुरुषों के मैरिज में अनइक्वालिटी होती है। जो मेल होते हैं उनको बहुत राइट्स होते हैं, वीमेन को, वाइफ्स को उतने राइट्स नहीं होते हैं। अब ये बात सही है कि झूठ, वो एक अलग मामला है। एड्रियाना रिच कह रही हैं ये, इसलिए इसको हमको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वो स्वेटर बना रही हैं, बट स्वेटर बनाने में वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही हैं। उनकी उंगलियां बहुत पावरफुल नहीं हैं, बहुत शक्ति नहीं है उनके अंदर। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, और जो नीडल यानी जो सलाई है, इनकी सलाई जो है वो आइवरी, हाथी दांत की बनी हुई है। आइवरी नीडल का मतलब हुआ कि बहुत कंफर्टेबल, बहुत महंगी और बहुत अच्छे तरीके से चलने वाली सलाई है ये, यानी बहुत स्मूथ तरीके से चल जाए। ऐसा नहीं है कि इस सलाई को चलाने में कोई दिक्कत आएगी। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, पर आंट जेनिफर इतनी कमज़ोर हैं कि उस आइवरी नीडल वाले सलाई को, नीडल को भी वो चलाने में उनको दिक्कत हो रही है। आइवरी से बने हुए नीडल को भी चलाने में दिक्कत हो रही है। एक बहुत आराम से चलने वाली सलाई को चलाने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, उनके पास फिजिकल पावर नहीं है। ये 2 लाइन समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो अब अगली 2 लाइन में चलते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। उन्होंने हाथ में एक क्या पहन रखा है? वेडिंग बैंड। जैसे हमारे यहाँ मंगलसूत्र पहनते हैं, उन्होंने एक वेडिंग बैंड पहन रखा है। क्रिश्चियन है वो, अमेरिका में है, तो वेडिंग बैंड पहना है। अब जो ये शादी में अंकल ने उनको वेडिंग बैंड पहनाया था, ये बैंड एक्चुअली है तो बहुत हल्का, फिजिकली देखा जाए तो बहुत हल्का है, लेकिन फिजिकली हल्का होने के बावजूद ये बैंड है बहुत ज़्यादा भारी, क्योंकि ये मेटाफर है। मेटाफर का मतलब होता है जब उस चीज़ का मतलब जो दिखाई दे रहा है वो ना हो करके कुछ और हो। तो यहाँ पे वेडिंग बैंड बता रहा है शादी में मिलने वाली जिम्मेदारियाँ, शादी से होने वाली जो बोझ होता है महिलाओं के ऊपर, जिस तरीके से वो दबाव में जीती हैं वो। तो अंकल ने जो आंट जेनिफर को वेडिंग बैंड पहनाया, वो वेडिंग बैंड तो बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारियां आई, जो उनकी ज़िंदगी में समस्याएं आई, उनका वेट, यानी अंकल के जब वो कहती है वेट ऑफ द बैंड, तो एक्चुअली बैंड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, बहुत भारी नहीं है। जो शादी का बोझ है वो बहुत महंगा है, और वो बोझ जो है सिट्स हैविली, बहुत भारी तरीके से रखा हुआ है अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो आंट जेनिफर के हाथ में बहुत भारी तरीके से रखा हुआ है, यानी कि आंट जेनिफर फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज the weight of the marriage, the responsibilities of the weight of the marriage. That is, in a marriage, a woman has to go under
अंडरगो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको बहुत झेलना पड़ता है, बहुत समस्याएं उठानी पड़ती हैं क्योंकि उसको बहुत अधिकार प्राप्त नहीं है और इसलिए वो कमज़ोर हो जाती है और वेडिंग बैंड का बोझ वो नहीं उठा पाती है। समझ में आया? यस सर। ओके गुड। अब आते हैं लास्ट स्टैंजा पे। व्हेन आंट इज डेड, और अब यहाँ लास्ट स्टैंजा में पोएट ये बता रहा है कि वेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि मरने के बाद भी महिलाओं का पीछा नहीं छोड़ती है। महिलाओं मरने के बाद भी उनको उस बोझ के तले दबे रहना पड़ता है। शादी के बंधन से, शादी के अत्याचार से वो आज़ाद नहीं हो पाती हैं। तो जैसे मैंने कहा ये सही है या कितना सही है कितना गलत है एक डिबेट का मामला है, बट पोएट ने ऐसा यहाँ पे दिखाया है। व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट की डेथ हो जाएगी तो यूजुअली हम मानते हैं कि कोई मर जाता है तो वो आज़ाद हो जाता है ज़िंदगी से, एकदम समस्याओं से दूर हो जाता है। लेकिन जो मैरिड वीमेन हैं वो उससे भी आज़ाद नहीं होती हैं। जब आंट की डेथ होगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, तो आंट के जो हाथ होंगे, आंट जेनिफर के जो हाथ होंगे वो तब भी टेरिफाइड होंगे, तब भी कांप रहे होंगे, तब भी आतंकित होंगे। विल लाई स्टिल रिंग्ड, तब भी उन हाथों में उस बैंड की रिंग पड़ी होगी या अंकल की पहनाई हुई अंगूठी या बैंड पड़ा होगा, तब भी उसमें रिंग लगी होगी। विद ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मतलब लंबे समय तक चलने वाली तकलीफ़, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में लंबे समय तक चलने वाली तकलीफ़ को उठाया है। शी वॉज मास्टर्ड बाई, जिस तकलीफ़ के द्वारा उनको मास्टर्ड किया गया था, यानी उनको कंट्रोल किया गया था, उनको नियंत्रित किया गया था। शादी में जिस तरीके से उनको तकलीफ़ दे करके कंट्रोल किया गया था आंट के हाथों में, तब भी वो कांपता हुआ हाथ, मरने के बाद भी उस हाथ में वो रिंग या कंगन मौजूद रहेगा जो दिखाएगा कि आंट अभी भी आज़ाद नहीं हैं, अभी भी गुलाम हैं। लेकिन जो हमारे टाइगर्स हैं वो तब जिंदा रहने पे भी आज़ाद हैं, मौत ज़िंदगी के बाद भी आज़ाद हैं। द टाइगर्स इन द पैनल, जहाँ तक रही बात इस पैनल में बनाए हुए टाइगर्स की, दैट शी मेड, जिसको कि आंट जेनिफर ने खुद बनाया है, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो तब भी शान से उछलते कूदते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोकेगा। प्राउड, घमंड के साथ घूमेंगे वो, उनको कोई नहीं रोकेगा। एंड अनअफ्रेड, और दुनिया में वो किसी से नहीं डरेंगे, उनको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप देखें तो मेटाफोरिकल लेवल पे ये टाइगर्स पुरुषों को भी रिफ़र कर सकता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को पैदा करती हैं, जन्म देती हैं। पुरुष समाज में खुलेआम घूमते हैं निडर होकर के और गर्व से घूमते हैं, और महिलाएं जो होती हैं उनको उसी समाज में उतनी बराबरी नहीं मिल पाती है और अपने ही द्वारा पैदा किए गए पुरुष से उनको डरना पड़ता है। तो ये पोएम है आपकी, और इसको आप लोग घर पे पढ़िए और पढ़ने के बाद मुझे बताइए क्वेश्चन। यस सर, पूरी पोएम में कुछ लास्ट ही है। हाँ, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख Yes, लेते sir. हैं कि Yes, sir. हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवलरिक ऐड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। डेनिजन और शिवलरिक ये दो शब्द जो हैं कैसे हमें टाइगर्स के व्यवहार को समझने में हेल्प करते हैं। तो डेनिजेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बताते हैं कि वो नेचुरल वर्ल्ड के सिटीजन हैं, और शिवलरिक का मतलब हुआ है कि वो दे हैव अ वेरी नाइस बिहेवियर विद दी वीमेन। ठीक है, तो शिवलरी का मतलब होता है महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना। तो ये दिखाते हैं कि जो टाइगर्स हैं वो बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत फ्री हैं, आज़ाद हैं, जबकि आंट जेनिफर की लाइफ में ऐसा नहीं है। आंट जेनिफर ये सब चीज़ें नहीं रख सकती हैं, या आंट जेनिफर की लाइफ में जो अंकल हैं वो उतने ज़्यादा शिवलरिक नहीं हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है आंट के प्रति, नहीं तो आंट की ऐसी स्थिति होती ना। तो ये दिखाता है कि जो टाइगर्स हैं वो उनकी जो कैरेक्टर है वो कैसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। अगला है, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल। आपको क्यों लगता है कि आंट जेनिफर के हाथ जो है वो ऊन से की बुनाई करने में कांप रहे हैं सेकेंड स्टैंजा में, और वो आइवरी नीडल को पुल करने में क्यों डिफ़िकल्टी हो रही है? बिकॉज आंट इज़ वेरी वीक, बिकॉज शी हैज़ सफ़र्ड थ्रू torture, and she has had lot of responsibility in the married life, and she was not cared for, she was not given respect. That is why she is feeling so bad, and she is not that physically fit. समझ गए? क्वेश्चन 2 समझ गए? यस सर। चलो, क्वेश्चन 3 बोल रहा है, what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding hand।
ये जो इमेज है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग हैंड, इससे क्या समझते हो? मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि द वेडिंग बैंड रिफर्स टू द responsibility of marriage, and massive weight shows that on women there is a lot of pressure to control, to do lot of work to Responsibilities. share the responsibility of the marriage. ठीक है, किसी को आंसर देना Yes, हो sir. तो बता दे सकता है। चौथा है ऑफ व्हाट और whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में भी आंट जेनिफर टेरिफाइड क्यों हैं? तो थर्ड स्टेंजा में कहा गया टेरिफाइड हैंड, जो उनकी रिंग उंगली में पड़ी हुई है, जो मैरिज है, मैरिज के बाद भी वो टेरिफाइड होती हैं, डेथ के बाद भी आंट जेनिफर टेरिफाइड ही रहेंगी, ऐसा उसमें बताया गया है। चौथा कहता है कि पांचवा कहता है कि व्हाट आर दी ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय। कौन कौन से वो तकलीफ़ें हैं जिससे आंट जेनिफर घिरी हुई हैं? तो आप बता सकते हो शादी में जो भी तकलीफ़ें होती हैं, शादी के वाला जीवन जीने में, उसकी ओर पोइट का इशारा कर रहा है। तो आप रेफ़र कर सकते हो कि जैसे सामान्य जीवन में महिलाओं को ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, पोइट उसी की ओर इशारा कर रही हैं। और फिर ये कहती हैं कि जो रिंग वर्ड है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, रिंग वर्ड के दो इंपॉर्टेंस हैं। पहला तो रिंग है कि उनकी उंगलियों में रिंग पहनी उन्होंने, या हाथ में जो कंगन पहना है उसको रिंग कहा गया है। दूसरा जो है रिंग होता है एक, जैसे शेर को जेल में रखा जाता है, पिंजड़े में रखा जाता है, उसको भी रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे रिंग का मतलब है, मैरिज को रिंग से कंपेयर किया गया है कि जैसे एक शेर को बंद कर दिया जाता है तो वो कहीं निकल के जा नहीं पाता, एक रिंग में ही फंसा रह जाता है, वैसे ही वीमेन जो है मैरिज में जब एक बार ट्रैप हो जाती हैं, उसका शिकार बन जाती हैं, तो वहाँ से निकल नहीं पाती, उसी में फंसी रह जाती हैं। जबकि पुरुषों के पास रिलेटिवली काफ़ी आज़ादी होती है। और क्वेश्चन 6 कहता है कि वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। आपको क्यों लगता है कि आंट जेनिफर ने ऐसे एनिमल्स को क्रिएट किया जो आंट जेनिफर के खुद के कैरेक्टर से अलग थे? तो आप बोल सकते हो कि हर कमज़ोर आदमी के अंदर एक ताकतवर चीज़ बनाने की एक छिपी हुई भावना होती है। तो शायद आंट जेनिफर क्रिएटेड टाइगर्स टू शो द पावर दैट शी कुड नेवर गेट इन हर लाइफ। यानी अपनी ज़िंदगी में तो उनको कभी पावर मिली नहीं, और उस पावर के लिए पावर को उन्होंने दिखाया टाइगर्स के रूप में। ठीक है, यस सर। ओके। सातवां क्वेश्चन कहता है इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम। इस पोएम में जो सिंबल्स दिखाए गए उनको इंटरप्रेट करिए, तो हम कर चुके हैं। बहुत सारे सर। आठवां कहता है डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर। क्या आपको आंट जेनिफर के प्रति सहानुभूति है? तो बोल सकते हो हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि उनको मैरिड लाइफ में वो सुख प्राप्त नहीं हुए जिसके लिए आदमी शादी करता है। ठीक है। और व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड्स आंट जेनिफर। आंट जेनिफर के प्रति जो हमारा स्पीकर है उसका क्या एटीट्यूड है? तो आप बोलोगे कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, और वो चाहता है कि आंट जेनिफर जो है वो उनको आराम मिले, उनको दुख तकलीफ से छुटकारा मिले। लेकिन वो रिफ़र करता है कि आंट जेनिफर जैसी महिलाएं जो होती हैं उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिल पाता है। ठीक है, यस सर। तो उस पोएट का जो द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स आंट जेनिफर is very sympathetic, and she wants to highlight her plight। क्योंकि देखो, जब हम किसी की कंडीशन को दिखाएंगे कि ख़राब है, तभी तो उसके प्रति सहानुभूति होगी या उसको कोई फ़ायदा होगा। अगर हम कंडीशन दिखाएंगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा होगा, है ना। जैसे किसान लोग आकर के धरना की दिए 1 साल तक, तो उनका बिल वापस हुआ। अगर वो ना आते तो बिल शायद वापस ना होता। वैसे बिल अच्छा था ख़राब था वो एक अलग मामला है, क्योंकि वहाँ पे तो घमंड का मामला आ गया था। कौन सही है कौन गलत है वो एक अलग मामला है, डिबेट का विषय है, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा भी कुछ ख़राब भी था। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब आप आगे आकर के अपनी बातें रखते हो, धरना प्रदर्शन करते हो या दिखावा करते हो, तभी लोग जानते हैं। जैसे अगर आपको बहुत भूख लगी हो और आप घर में बताओ ही ना कि मुझे भूख लगी है, तो शायद आपको खाने के लिए बहुत आसान से ना पूछा जाए, है ना। तो ये पोएम है बच्चों जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब मैं एक बार